तो साथियों आज से हमारा शुरू होता है लेखपाल के लिए मैथमेटिक्स का अभ्यास। ठीक है, आज से हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन लेंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेंगे, उनकी प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक है ना। बस क्या होगा कि हमारे पास ऑप्शन नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन आगे चल के जिनमें ऑप्शन की आवश्यकता पड़ेगी उनके ऑप्शन हम दे देंगे आप लोगों को। बाकी प्रयास हम यही करेंगे कि बिना ऑप्शन के हम लोग क्वेश्चन लगाएं। और किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको हमेशा यही प्रयास करना है, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो ग्रामीण विकास हो, आपको हमेशा यही प्रयास करना है कि ऑप्शन के हिसाब से, अगर मान लीजिए आप ऑब्जेक्टिव किताब कोई पढ़ रहे हैं तो ऑप्शन के हिसाब से आपको तैयारी नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें बिना ऑप्शन के आंसर नहीं निकलते हैं, तो उनकी बात अलग होती है, वो विषय एक अलग हो जाता है। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। और ये समझ लीजिए कि जब हम प्रैक्टिस आपकी करवाएंगे तो उस प्रैक्टिस में हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करवाएं जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। अनावश्यक रूप से भारी भरकम क्वेश्चन रख के आपके सामने और आपको कंफ्यूज करना कि आप ये सोचने लगो यार अभी तो हमारी कोई तैयारी नहीं है, इतना हमने पढ़ लिया उसके बाद हमें क्वेश्चन नहीं आ रहे, वो बात नहीं है। हम केवल पुरानी परीक्षाओं के प्रश्न उठाकर और आपके सामने रखेंगे और केवल ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो परीक्षाएं हैं ना उनके अंदर कोई बहुत भारी भरकम प्रश्न नहीं आते, प्रश्न बहुत हल्के आते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा वो कंफ्यूज कराने का प्रयास करता है, उसी के लिए हम लोग क्लासेस करते हैं। अगर वो सीधा सीधा गणित है क्या, मैथमेटिक्स है क्या? मैथमेटिक्स है 0 से लेकर 9 तक के अंक, जोड़ घटाना गुणा भाग, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो बस उतना ही काम हम लोगों को करना है। ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखे हुए हैं, इनका हम लोग प्रैक्टिस करना हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि ए और बी किसी व्यापार में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। ठीक है, और कुल लाभ का 5% दान पुण्य में जाता है तथा ए का हिस्सा 855 रुपए है, कुल लाभ बताइए। अब आप देखें, बहुत आसान सी चीज, क्वेश्चन हल करने के पहले हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाना होता है। कैसे? अब जो सीधे सीधे क्वेश्चन है उनमें थोड़ी हम ये काम करेंगे, लेकिन जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि मान लीजिए हम अपने किसी मित्र के साथ व्यापार कर रहे हैं और हम लोगों ने तय किया कि यार हम दोनों लोग साथ में मिलकर व्यापार कर रहे हैं, हम लोग का शेयर है और इसमें जो भी फायदा होगा उसका 5% हम लोग मंदिर में दान कर देंगे। बताइए समझ में? तो क्या तय होगा? जब आप उसके साथ व्यापार कर रहे हैं, आपको मुनाफा भी हुआ, तो फिर क्या होगा? जब मुनाफा हो गया, पैसा आप लोग के हाथ में आ गया, अब पैसे को बांटने का नंबर है, तब आप क्या करेंगे कि पहले जो मुनाफा है वो आप मंदिर में दे देंगे, जितना लाभ हुआ उसका 5% निकाल के आप मंदिर में दे देंगे। फिर जो बचेगा उसमें आप उस अनुपात में पैसा बांट लेंगे जिस अनुपात में आपने पूंजी लगाई थी। भाई दो लोग होते हैं, मान लीजिए दोनों लोगों ने 1-1 रुपया लगाया, यानी कि दोनों बराबर के भागीदार हैं, तो जो लाभ होगा दोनों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। उसी प्रकार से इस व्यापार में ए ने लगाया 3 और बी ने लगाया 2, यानी कि जो लाभ होगा वो ए का और बी का 3:2 के अनुपात में बांटा जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब आप देखिए क्वेश्चन हम लोग लगाना शुरू करते हैं। कह रहा ए और बी किसी व्यापार में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। हमने मान लिया कि ये ए है और ये बी है, 3:2 के अनुपात में इन्होंने क्या किया? निवेश कर दिया। अब कह रहा कि यदि कुल लाभ का 5% दान पुण्य में जाता है तथा ए का हिस्सा 855 रुपए है, तो कुल लाभ कितना है? अब चूंकि हमें लाभ ही नहीं पता, और जब हमें लाभ नहीं पता तो हम कैसे निकालेंगे कि 5% दान पुण्य में जाता है? ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं अपनी तरफ से, हमने अपनी तरफ से माना, क्या माना? हमने माना कि लाभ हुआ कितने का? 100 का। क्लियर? 100 का लाभ हुआ। अब आप देखिएगा 100 का लाभ हुआ, उसमें से क्या हुआ कि 5% दान पुण्य में निकाल दिया, 5% दान पुण्य में निकाल दिया। जब 5% दान पुण्य में निकाल दिया तो बचा कितना फिर? 95। बताइए समझ में आपको? बचा कितना? 95। अब इस 95 को 3:2 में बांटा जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी ये सारी फिगर हमारे मन मुताबिक चल रही है, हमने अपने मन से 100 रुपए माना है, तो हमने सवाल के हिसाब से 5 निकालने के बाद फिर हमारा 95 बचा, क्योंकि हमने 5% निकाल दिया, सवाल ने कहा 5% निकाल देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे हिसाब से सारी फिगर चल रही है। अब देखिए, तो 95 बचा, यानी कि 3 और 2 में अब 95 को बांटा जाएगा।
तो 95 को अगर हम 3:2 के अनुपात में अगर हम बांट देते हैं, मान लीजिए, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 3 और 2 5, 95 में हम 5 का भाग देंगे, 95 में हम 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 9 45, कितना आया 19। अब इनका 19 गुना कर देंगे, ठीक है ना, तो 3:2 के अनुपात में बढ़ जाएगा, तो 19 दिया कितना होता है 57 होता है, 57 होता है, और 19 दूनी 38 होता है। बात क्लियर होगी कि हमने माना था कि लाभ हुआ 100 रुपए का, 5% दे दिया दान में, अब बचा कितना 95, अब जो बचा है उसमें हमने हिस्सा बांट कर लिया, किसका कितना हिस्सा है, तो ए का हिस्सा आया 57, बी का आया 38, ठीक है। अब सवाल क्या कह रहा है भाई साहब, सवाल देखिए, सवाल कह रहा है कि ए का हिस्सा 855 रुपए है, सवाल तो कह रहा है कि ए का हिस्सा 855 रुपए है, ठीक है ना, ए का हिस्सा कितना है 855 रुपए, और हमने कितना निकाला ए का हिस्सा 57 निकाला। तो हम ये देखें कि सवाल का आंसर हमारे आंसर से कितने गुना है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे 855 में 57 से भाग देंगे। सारी चीजें हमने आप लोगों को बताई है, अगर आप लोग नए हैं तो हम फिर कहते हैं कि पहले शुरू के वीडियो देखिए, आप लेखपाल का पेपर होने के पहले इतने कम वीडियो हैं कि आप 3 बार रिवाइज कर लेंगे उन सारे वीडियोस को। तो 57 हमारे हिसाब से है ए का हिस्सा, और सवाल के हिसाब से है 855, तो सवाल का आंसर हमसे कितना गुना है, ठीक है ना, तो 57 का भाग हम 855 में दें। अब आप देखें कि 855 में हम 57 से भाग दे रहे हैं, अब इसका मतलब क्या हुआ कि 57 में ऐसी संख्या का गुणा किया जाए अगर हमें 855 चाहिए जिसके इकाई का अंक 5 हो, ठीक है, तो हम कहां से उठाना शुरू 5 से। अब 57 का अगर 5 गुना अगर आप करोगे तो आप क्या करोगे 10 गुना करके आधा कर दो, तो 10 गुना हुआ 570, और आधा कितना हुआ 500 का आधा 250, 70 का आधा 35, यानी कि 285, चाहिए तो हमें 855 है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करें, 5 से काम नहीं चला तो हमने 15 का गुणा किया, तो देखिए 15 का मतलब क्या हुआ 57 में अगर हम 15 गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 57 में पहले हम 10 का गुणा करेंगे तो 570, 5 का गुणा अगर हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 285। अब इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है ना, 5 5 और 8 मिल गया ना, यानी कि 57 से अगर हम 855 को काटेंगे तो 15 बार भाग जाएगा। बात समझ में आई, इसका मतलब क्या हुआ कि सवाल का आंसर हमारे आंसर से कितने गुना है, सवाल का आंसर हमारे आंसर से कितने गुना है 15 गुना, ठीक है ना। बहुत अच्छे समझ रहे होंगे आप इस चीज को कि सवाल का आंसर हमारे आंसर से 15 गुना है। हमें चाहिए क्या है कुल लाभ, कुल लाभ हमने कितना माना था 100, ये हमने माना था, लेकिन अगर सवाल के हिसाब से अगर हमें आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू हमने मानी है उस वैल्यू में हम ये देखेंगे कि सवाल की वैल्यू कितने गुना चल रही है हमसे, उतने का गुणा कर देंगे। तो हमने कितना माना था 100, लेकिन हमने देखा कि सवाल की वैल्यू हमारी वैल्यू से 15 गुना है, तो हमने क्या किया इसमें 15 का गुणा हमने और कर दिया, तो कुल लाभ कितना हो गया आपका 1500 रुपए, ठीक है ना। देखा आपने कितनी आसानी से क्वेश्चन लग गया। हमने मान लिया कि लाभ है 100 रुपए का, 5 रुपए हमने दान पुण्य में निकाल दिए, तो बचे कितने 95, 95 को हमने 3 और 2 में हमने बांट दिया तो आया 57 और 38, ए का हिस्सा 57, बी का आया 38, लेकिन सवाल कह रहा कि ए का हिस्सा 855 है, तो हम देखें कि हमारे हिसाब से 57, सवाल के हिसाब से 855, तो सवाल की वैल्यू हमारी वैल्यू से कितने गुना है 15 गुना है ना। तो हमने लाभ क्या माना था 100, यानी कि हमारी वैल्यू लाभ के मामले में कितनी है 100, तो सवाल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमसे 15 गुना हो जाएगी, यानी कि 1500 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। आपने देखा कितनी आसानी से क्वेश्चन ये लग गया, और सारे क्वेश्चन इतनी ही आसानी से लगने वाले हैं, आप लोग ये मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस क्लास चल रही है बिल्कुल से, जब तक हम बोर्ड क्लीन कर रहे हैं आप लोग जो है इस क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन जो है लगाना शुरू कर दें। आज प्रैक्टिस क्लास है, आप इस चीज के इंतजार में ना बैठेंगे हम आपको आंसर बताएं, हम आपको आंसर बताते रहेंगे, ठीक है ना। आप चाहें तो आवाज जो है बंद कर दें, म्यूट कर दें वीडियो को, और उसके बाद आप क्वेश्चन लगाना शुरू कर दें। जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो उसे आवाज खोल के आप देख लें। और हम ये बात पक्की है कि हम जितने भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे
जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे सारे क्वेश्चन आपके उसी चीज पे डिपेंड होंगे कि जब उनकी संभावना पेपर में आने की होगी, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होता है ना उसके पेपर में आने की संभावनाओं के कुछ कारण होते हैं, ऐसे कुछ भी उठा के पेपर में नहीं रखा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इसका आंसर हमारा कितना आया 1500 रुपए। ठीक है ना, कुल लाभ आपका कितना आया 1500 रुपए, ये हमारा आंसर आया। आप लोग दोबारा लगाइएगा म्यूट करके तो आंसर मिला लीजिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, कह रहा है कि एक संख्या और उसकी 50% और उसकी 25% का औसत 210 है। हमने मान लिया कि संख्या है 100, हमने मान लिया संख्या है 100 और उसकी 50% कितनी हो गई 50, और उसकी 25% कितनी हो गई 25, तीनों का योग कितना हो गया आपका 175। सवाल कह रहा औसत 210 है, जब औसत कितना है 210 तो योग कितना हो जाएगा, चूंकि तीन संख्या है 1 2 3 तो औसत में 3 का गुणा कर दो, योग आपका कितना हो जाएगा 630। ठीक है ना, ये संख्याएं हमने अपने मन से मानी है और योग भी हमारे मन का ही है, क्योंकि संख्याएं हमारे मन की है तो योग हमारे मन का है। तो हमारे हिसाब से योग कितना 175, सवाल के हिसाब से योग कितना 630। सवाल की वैल्यू हमारी वैल्यू से कितने गुना। अब देखिए पूछ क्या रहा है, संख्या बताइए, कह रहा एक संख्या और उसका 50% 25%, तो एक संख्या का मतलब संख्या तो हमने मानी थी ना 100, अब उसका हमने 50% लिख दिया और उसी का हमने 25% लिख दिया, तो संख्या तो 100 ही मानी जाएगी ना। कि संख्या हमने क्या मानी, संख्या तो हमने 100 मानी है, बात क्लियर हो गई ना। तो संख्या पता करनी है, संख्या बताना है, तो सवाल की वैल्यू अपॉन हमारी वैल्यू इनटू जो हमें चाहिए उसकी हमारी वैल्यू। ठीक है ना, 25 सत्ते 175, 25 चौको 100, 90 9 चौको 36, संख्या कितनी आ गई 360। क्लियर हो गया आंसर, कोई डाउट नहीं है। पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं इतनी ही आसानी से इनके आंसर लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने क्या निकाला, इस क्वेश्चन का आंसर हमने निकाला 360। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपके लिए है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 50 का 860% प्लस 860 का 50%, केवल कैलकुलेशन है, दूसरी कोई चीज नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कितना आसान दे रहा है, ये भी देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया, तीसरा हमने आपको दिया है करने के लिए। इसका आंसर आप लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। देखिए एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हो गए। परीक्षा में छात्रों की संख्या, देखिए इसकी हिंट हम आपको देंगे, आंसर निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। परसेंट का मतलब परीक्षा में 100% छात्र होंगे ना, फेल कितने हो गए 35%, पास कितने हुए, ये पास है 35%, तो इसका मतलब 65% जो है वो फेल हुए, यानी कि 455 65% की वैल्यू है। बात आई ना समझ में, 455 65% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी। किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन लगाते हुए आ रहे हैं, इतने ही आसान क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है ना, देखिए अब इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कितना होगा। देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते तो है, लेकिन आप क्या करते हैं कि डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, तो आपने लिख दिया कमेंट में लिखा 1500 रुपए। अब हमें पता ही नहीं कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आपको लिखना चाहिए इस तरीके से लिखना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर कितना होगा 1500 रुपए। ठीक है, इस तरीके से आंसर आपको लिखना चाहिए ताकि हमें भी ये पता रहे, हम उसे चेक भी कर सके कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर बोला है 1500 रुपए, कौन कौन से क्वेश्चन हमने दिए। कभी कभी एक क्वेश्चन देते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन जब एक से ज्यादा क्वेश्चन देते हैं तो यही समझ में नहीं आता कि आपने किसका आंसर लिखा किसका नहीं लिखा। ठीक है ना, चलिए ए चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है,
ये तो बहुत ही आसान है, सभी लोग बता लेंगे। तो परीक्षा में एक आध इतने हल्के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बिल्कुल ये है कि एक लाइन में आंसर उनके लगेंगे। ठीक है, तो एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश होता है। 2 समकोण के बराबर होता है, सॉरी 4 समकोण के बराबर होता है ना। तो 360 अंश इसका आंसर होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इसे कमेंट बॉक्स में क्या है तो पता ही है आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। संख्याओं x तथा y के बीच 5:7 का अनुपात है, उनका योग 36 है। तो देखिए अनुपात कितना है? 5:7 का। तो हमने क्या मान लिया कि इनका योग कितना हो गया? 12। और सवाल क्या कह रहा है? योग कितना है? 36। सवाल का आंसर हमसे 3 गुना, तो x 5 है, y 7 है। ठीक है ना, y 7 है, तो सवाल का आंसर हमसे 3 गुना आ रहा, तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा? 5 तिया 15 हो जाएगा, और y अगर पूछ लेगा तो 7 तिया 21 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे हो गए। ठीक है, 6 क्वेश्चन हमारे ये कंप्लीट हुए। चलिए आगे के क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। और आप लोग ये देख रहे होंगे 6 क्वेश्चन लगाने के बाद ये हम फिर आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन है किसी न किसी परीक्षा के ही। ठीक है ना, किसी न किसी परीक्षा के ही क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं है कि आप ये सोचो कि अपने मन से बना के रखा जा रहा है, ऐसा नहीं। अगर मन से बनाएंगे भी तो किसी न किसी परीक्षा का जो क्वेश्चन होगा उसी पैटर्न पे या उसी घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाया जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप लोग ये बात समझ लीजिए। अब इस साइड के जो 7 से लेके 12 तक के क्वेश्चन है सॉल्व करना शुरू करिए। अब चलिए 7 से 12 तक के क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। उसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एसएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं और उन्हें डर लगता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनसे अगर कोई लोग सलाह देते हैं भाई यार एसएससी की तैयारी कर लो, तो कहता है यार बताएं उसमें मैथमेटिक्स आती है, इंग्लिश आती है ना, तो कोई भी एक सब्जेक्ट बोल देगा। तो अगर मैथ्स के मामले में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एसएससी की तैयारी आप इसलिए शुरू नहीं करना चाह रहे क्योंकि मैथमेटिक्स उसके अंदर आती है और उसमें टाइम मैनेजमेंट चाहिए, क्वेश्चंस का लेवल भी हाई होता है, और आपको लगता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हमें तो मैथ्स आती नहीं है, बिल्कुल समझ में ही नहीं आती, अगर आपको ये सब चीजें लग रही तो हमारे चैनल पे एसएससी की जो बिगिनर्स लड़के जो है बिल्कुल से जो गणित में शून्य है, जिन्हें कुछ भी नहीं आता, उनके लिए एक प्लेलिस्ट तैयार होने जा रही है टाइम टू टाइम, बिल्कुल बेसिक से। केवल उन बच्चों के लिए है वो प्लेलिस्ट। हम फिर आपको बता रहे हैं कि जो ये हार मान चुके हैं कि यार भैया मैथ्स का मतलब हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, जो ये मान चुके हैं, तो हम उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि हमारे चैनल पर आपके अंदर वो आत्मविश्वास जागृत होगा कि आप ये कहेंगे कि बाकी सब्जेक्ट तो हमें पढ़ने का बस टाइम चाहिए है, क्योंकि मैथमेटिक्स तो हमें बिल्कुल आने लगी है, हम बिल्कुल मास्टर हो गए उसके। तो अगर आप एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप ये सोचते हैं और आप बिल्कुल ये सोचते हैं कि आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, आप मैथ्स में 0 है, शून्य है, तो हम आपको बिल्कुल बेसिक से उठाकर पढ़ाना शुरू करेंगे, और इतने बेसिक से पढ़ाना शुरू करेंगे कि आप खुद नहीं सोच पाएंगे। धीरे से एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपको लगेगा कि यार आप बिल्कुल मास्टर हो चुके हो इसके। ठीक है, आप हमारी बात अगर सुन रहे हैं और आपको नहीं लगता कि आपके लिए वो प्लेलिस्ट जरूरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके संपर्क में तो ऐसे लोग होंगे जिनके लिए वो प्लेलिस्ट जरूरी होगी, तो आप भी जुड़िए अगर आपको लगता है कि आपको जुड़ना चाहिए। और अगर आप नहीं जुड़ सकते हैं तो आप ऐसे लोगों तक हमारी बात पहुंचा सकते हैं कि हमसे जुड़े आके, उनका आत्मविश्वास हम डेवलप करवाएंगे। आप ये देखिएगा कि बेसिक क्लास जो चलेगी, हमारे शुरुआत के 10 वीडियो जो होंगे उन लोगों के अंदर जो ये कहते हैं कि मैथमेटिक्स में उनका भला नहीं हो सकता, वो ये कहेंगे कि हम मैथमेटिक्स में दुनिया का कोई भी एग्जाम हो हम सबसे ज्यादा स्कोर करेंगे और सबसे कम समय में स्कोर करेंगे। ठीक है ना, तो ये आप इतनी बात समझ लीजिए। अगर आपके लिए जरूरी है तो आप भी उसे जुड़िए। जल्द ही ये प्रोग्राम एसएससी का शुरू होने वाला है, एकदम बेसिक से शुरू होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए, लोगों को सब्सक्राइब करवाना शुरू कर दीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे ना तो हम वीडियो यहाँ पे डाल देंगे लेकिन आपके पास तक पहुंचने वाला नहीं है। वो आपको ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, टारगेट विद मेधावी, मैथ्स बाय सौरभ तिवारी, मैथ्स बाय सौरभ सर, इस तरीके से आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो वो डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक वर्ग एवं एक वृत्त के क्षेत्रफल समान है,
उनके परिमापों का अनुपात बताइए। अब देखिएगा, हमने आपको पहले बताया था, कुछ लोग इसमें सोच रहे होंगे कि यार कैसा क्वेश्चन है, वृत्त का तो परिमाप होता ही नहीं है, परिधि होती है। तो एक चीज समझ लीजिए कि जो अन्य आकृतियों में परिमाप होता है वही वृत्त की परिधि है, क्योंकि परिमाप का मतलब क्या हुआ, चारों तरफ का योग। ये हमारा बोर्ड है, इसका हमें परिमाप निकालना, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की लंबाई नाप ले, नीचे की लंबाई नाप ले, इधर की चौड़ाई नाप ले, इधर की चौड़ाई नाप ले, ठीक है, और चारों मापे जो निकल के आई उन्हें जोड़ देंगे, परिमाप हो गया हमारा। ठीक है, तो वृत्त क्या है, गोलाकार होता है। आपको बता चुके हैं हम सारी बातें, फिर से हम बता रहे हैं कि वृत्त गोलाकार है, तो जो गोलाकार जो परिमाप होता है वो परिधि कहलाता है। अब आप देखें, कह रहा एक वर्ग एवं एक वृत्त के क्षेत्रफल समान है, उनके परिमापों का अनुपात बताइए। चलिए देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। बताइए समझ में। अब दोनों तरफ अगर हम वर्गमूल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू मिल जाएगा आर रूट पाई। ठीक है, आर रूट पाई हमें मिल जाएगा, a बराबर आर रूट पाई हमें मिल गया। अब देखिए उनके परिमापों के अनुपात की बात कर रहा है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, ठीक है, अपॉन वृत्त का परिमाप यानी कि वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। बताइए समझ में आप लोगों को कि 4a अपॉन 2 पाई आर। क्लियर हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, a की वैल्यू रख दें, इसमें हम क्या करें, a की वैल्यू रख दें। कहां से रख दें, ऊपर से रख दें। आप देखिएगा 4 इंटू आर इंटू रूट पाई अपॉन 2 पाई आर। बात क्लियर होगी। अब एक चीज आप देखिएगा, वैसे तो ये होता है कि वो कहे कि वर्ग और वृत्त के परिमापों का अनुपात क्या होगा, तो पहले वर्ग का परिमाप फिर वृत्त का परिमाप या परिधि, या वो कहे वृत्त और वर्ग के परिमापों का क्या होगा, तो जो चीज पहले लिखी वो पहले लिखेंगे, जो बाद में लिखी वो बाद में लिखेंगे। इसने कहा उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। बताइए समझ में। तो आप देखिएगा, हमने लिखना शुरू कर दिया, और चूंकि इसमें पहले वर्ग लिखा है ऊपर और बाद में वृत्त लिखा है, तो हमने पहले क्या किया कि वर्ग लिख दिया, उसके बाद हमने वृत्त लिख दिया। a की वैल्यू हमने रख दी यहां पे, कहां से, ऊपर से हमने रख दी आर रूट पाई, आर से आर कैंसिल हो गया, और रूट पाई से पाई अगर हम कैंसिल करेंगे तो रूट पाई हमें बचेगा, और 2 से हमने 4 घटा, कितना आया 2। यानी कि वृत्त इज टू वर्ग का परिमाप हमारा अनुपात कितना आया, 2 इज टू रूट पाई। बात क्लियर हो गई ना। अब चूंकि इसमें क्लियर नहीं है कि पहले हमें वृत्त का लिखना है कि पहले हम वर्ग का लिखना है, अगर सवाल में क्लियर होगा तो आपको एक ऑप्शन ये भी दिया जाएगा और एक ऑप्शन आपको ये भी दिया जाएगा, अगर क्लियर होगा। चूंकि इसमें क्लियर नहीं है तो इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपको दिया जाएगा, और जो ऑप्शन दिया जाएगा वही आपका आंसर होगा। बात क्लियर हो गई ना। क्योंकि इसने कहा नहीं कि पहले हमें वर्ग का रखना है कि पहले हम वृत्त का रखना है, लेकिन चूंकि ऊपर वाली जो लाइन है उसमें पहले वर्ग एवं वृत्त, ठीक है ना, पहले वर्ग आया है बाद में वृत्त आया है, तो हमने पहले वर्ग रखा है बाद में हमने वृत्त रखा है, तो इस हिसाब से हमने अपना आंसर निकाला है 2 इज टू रूट पाई। बताइए समझ में। अब इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं कि एक वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल समान है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। इस हिसाब से वो कोई भी मतलब न्यूमेरिकल भी इस तरीके से बना के दे सकता है, या कोई दूसरी भाषा भी मतलब बना के आपको दे सकता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, औसत का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि लेखपाल में मैथमेटिक्स में सांख्यिकी का भी टॉपिक है और अभी सांख्यिकी की क्लास हमारी कंप्लीट नहीं की गई। देखिए सांख्यिकी और डीआई वगैरह, ठीक है ना, ये पाई चार्ट है, दंड चार्ट है, इन सब पर आधारित जो प्रश्न है, ये प्रश्न भी आपको कराए जाएंगे। लेकिन अभी तक आपको जितना बता दिया गया है उस पर आधारित आपकी प्रैक्टिस जो है वो पहले थोड़ी सी हो जाए, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए किसी भी चीज का। कि आप लोग अगर प्रैक्टिस साइड वगैरह भी अगर लगाना शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाना चाहिए किसी भी चीज का। बताइए समझ में। जब तक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा तब तक फिर आगे फिर पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा, है ना।
तो ये हमारा आंसर इसका आ गया। ये वाला क्वेश्चन हमारा लग गया। अब हम 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। कह 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 परिणामों का औसत 45, तो 5वां परिणाम क्या होगा? इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से लगाएंगे। पहला तरीका देखिए, हमें पता है कि जितने परिणाम हैं औसत में उनका गुणा करते हैं तो सारे परिणामों का योग आ जाएगा। ठीक है, ये हमें पता है ना। तो हम क्या करें, 5 परिणामों का औसत 46, 46 इंटू 5, यानी कि 5 परिणामों का योग हमने निकाल लिया। ठीक है, तो 46 में अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो आएगा 460, और चूंकि 5 यानी कि 10 के आधे का गुणा कर रहे हैं तो 460 का आधा आएगा, यानी कितना आएगा 230। अब कोई हमसे कहेगा सर इतनी बात करने से बेहतर ये है कि आप 5 का गुणा कर लो, लेकिन वहां पे जब एग्जाम में तुम लगाओगे ना ये क्वेश्चन, तो वहां किसी बात थोड़ी कर रहे होगे, वहां तो खुद ही लगा रहे होगे, है ना। हम तो बात समझाने के लिए कर रहे हैं। अब आप देखिएगा, तो 5 परिणामों का योग कितना आया 230, 4 परिणामों का औसत कितना है 45 है, तो 4 परिणामों का योग कितना हो गया 180। ठीक है ना, अंतर कितना आया 50 का। बात क्लियर हो गई ना। यानी कि ये 5वां परिणाम जो है ये 50 है, ये हमारा आंसर हो गया। एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन को लगाने का। दूसरा तरीका देखिए कि 5 परिणामों का औसत 46 है, 4 का 45 है, 4 परिणाम इनका औसत है 45, 5वां जो आया वो 45 तो लेके आया ही आया अपने साथ। साथ में उसने क्या किया कि अपना 1 बढ़ाया और इन सब में 1 बढ़ा दिया। तो कितना बढ़ा दिया 5 और बढ़ा दिया ना। ये 5 किसका बढ़ा, इसी ने तो आके बढ़ाया, यानी कि 45 के साथ में 5 और ज्यादा है, तो ये कितना हो गया 50 हो गया। ये भी आंसर हो गया हमारा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। 2 तरीके हैं, किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं, लेकिन जब आप एसएससी के लिए एवरेज का चैप्टर हमसे पढ़ेंगे तब आप ये महसूस करेंगे कि ये तरीका आपके लिए सबसे ज्यादा कारगर है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी तरीके से कारगर होंगे। क्योंकि अगर आप ये गुणा करने वाले तरीके अगर आप अपनाने लगेंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा जाने लगेगा। कुछ क्वेश्चंस के लिए तो ये सही है, लेकिन सारे क्वेश्चंस के लिए ये सही नहीं है। जब आप पूरा चैप्टर एवरेज का पढ़ेंगे हमसे तब आप ये समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन भी आपका हो गया, आंसर आया आपका 50 मीटर का 30% कितना होगा। जब 100 में 30 तो 50 में कितना 15 आंसर। ठीक है ना, 100 मीटर का 30% कितना होता 30 होता। अब 100 का आधा 50 मीटर कर रहा हूं, ठीक है ना, तो 30 का आधा ही तो मिलेगा, हमें 15 मिल जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। 2 की पावर 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 16 की पावर x। तो 2 की पावर x का मान पता करना है। 2 की पावर x का मान पता करना है, तो सीधी बात ये, पहले हम x का मान पता कर लेते हैं। तो आप ये देखें कि 2 की पावर 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 4x हम लिख सकते हैं। 2 की पावर 4x हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो 2 की पावर 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 4x, यानी कि 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x। ये हम लिख लेंगे ना, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x। 2x उठा के हम इस तरफ ले गए, क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू 4/2 यानी कि 2। x की वैल्यू हमें मिल गई कितनी 2, तो 2 की पावर x का मान क्या होगा, यानी कि 2 की पावर x यानी 2 की पावर 2, वैल्यू क्या होगी 4। ये हमारा आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ठीक है,
आपने देखा कितनी आसानी से क्वेश्चन लग रहे हैं, बड़ी आसानी से क्वेश्चन लग रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको ये महसूस नहीं हो रहा होगा कि यार बड़े टेढ़े क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में। और आप ये देखिए कि सारे क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं। जब किसी ना किसी परीक्षा के आए हुए क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे फिर हम अपनी तरफ से लगवाने लगेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी जितने पुराने क्वेश्चन कम से कम मैथमेटिक्स के जितने आए हैं वो तो सारे आपके कवर होने ही चाहिए, कम से कम वो जो आपके सिलेबस में हैं या सिलेबस के आसपास भी हैं। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि सर एवरेज आप क्यों बता रहे हैं, तो एवरेज जो है ना वो नंबर सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा, एवरेज आपका सांख्यिकी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। और कोई भी क्वेश्चन देखिए अब उसमें जैसे परसेंटेज शामिल कर दिया आपके सिलेबस में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी क्वेश्चन है अगर उस क्वेश्चन में परसेंटेज का निशान बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपकी परीक्षा में आ सकता है। अब जैसे पहला वाला क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा कि ए और बी व्यापार में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं 5% दान पुण्य में। तो देखिए निवेश वो करते हैं और क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कायदे से ये किस चीज का है, पार्टनरशिप का है, साझा का क्वेश्चन है। लेकिन चूंकि इसके अंदर 5% की उसने बात कर दी है, परसेंट का निशान आ गया है, तो इस क्वेश्चन को अगर सिलेबस में परसेंटेज है तो इस क्वेश्चन के आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। ये समझिए इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग कहने लगते हैं, पेपर देखते ही कहने लगते हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था। आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं से रिलेट होता है उस टॉपिक से। इसीलिए गिनती के टॉपिक इस प्रकार के रखे जाते हैं जो मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई, समीकरण लिखा हुआ है p-3x² p-3x² प्लस 6x इज इक्वल टू 0। क्या कह रहा है कि मूल समान है, मूल समान है। इस समीकरण में क्या है, मूल समान है, ठीक है। मूल समान है तो p की वैल्यू पता करना है। मूल समान का मतलब क्या होता है कि इनके विविक्त कर का मान हमने आपको बताया है अलजेब्रा में कि 0 होता है। b² - 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। मूल समान होने की कंडीशन क्या होती है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। ax² प्लस bx प्लस c, तो आप क्या देख रहे हैं कि a की वैल्यू क्या है p-3, b की वैल्यू क्या है 6, c की वैल्यू क्या है 9, ठीक। तो आप देखें कि b² का मतलब क्या हुआ 6² माइनस 4 इंटू a यानी कि p-3 इंटू c यानी कि इंटू 9 इज इक्वल टू 0। 36 माइनस 36p माइनस 108 प्लस, ठीक है, -4p, कुछ गड़बड़, एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा जल्दबाजी हो गई। चलिए इसे क्लियर कर देते हैं। अब देखिए हाँ, देखिए 36, ठीक है ना। अब देखिए 36 का गुणा हो गया, 9 का गुणा हमने 4 में किया तो कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है। अब -36 का गुणा p-3 में करना है, तो आप देखिए -36 का गुणा हमने p में किया तो कितना मिल गया -36p, और -36 का गुणा हमने 3 में किया तो क्या हो गया प्लस, और 36 तिया कितना होता है 30 तिया 90 और 6 तिया 18 यानी कि 100 बराबर क्या हुआ 0 हुआ, है ना। 108 और 36 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, और जब हम उस तरफ ले जाएंगे 36p इज इक्वल टू -140, ठीक है ना। माइनस माइनस कैंसिल हो गए, p इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 144/36, ठीक है। 6 × 36, 6 × 2 = 12, 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24,
यानी कि वैल्यू हमें मिल गई p इज इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो p की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 4 मिल गई। बस ये हमें याद रखना होता है कि जब मूल समान होते हैं तो विविक्त कर का मान क्या होता है, इसे विविक्त कर बोलते हैं। सारी चीजें हमने आप लोगों को बताई, अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये विविक्त कर होता है। लीजिए हम लिख देते हैं विविक्त कर। ठीक है ना, तो जब मूल समान होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमने क्या किया है कि b, a और c की वैल्यू हमने विविक्त कर में रख दी है, बराबर 0 कर दिया है, समीकरण हमने सॉल्व कर लिया है और आंसर p इज इक्वल टू 4 हमने निकाल लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब ये है कि जरूर पूछा जाता है पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन, और हर परीक्षा में आपको लगभग इसी टाइप से, क्योंकि हम इस टाइप से रख रहे हैं कि लगभग हर टॉपिक आपका कंप्लीट हो। अब देखिए, सारे टॉपिक तो एक ही दिन में कंप्लीट नहीं हो सकते, लेकिन रोज ऐसा होगा कि मतलब 2 दिन में 3 दिन में आप पूरा सिलेबस अपना रिवाइज कर लेंगे। 2-3 वीडियोस शुरू के 2-3 वीडियो सारा सिलेबस रिवाइज, फिर 2-3 वीडियो सारा सिलेबस रिवाइज, इस तरीके से कोशिश की जाएगी। ठीक है, बस ये है कि आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए और लेवल समझते चलिए कि लेवल क्या आ रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन इतने ही सिंपल है। परीक्षाओं में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो काफी हाई लेवल के भी होते हैं, वो क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व कराएंगे, लेकिन वो सॉल्व कब कराएंगे, अगर वो आपके सिलेबस के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हमने आपसे कहा कि हम आपको मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो हम करवा देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर वो सिलेबस का क्वेश्चन होगा, फिर वो चाहे जिस लेवल का हो, वो क्वेश्चन आपको हम इन अभ्यास में, जो हमारे वीडियोस हैं प्रैक्टिस वाले, इनमें हम सॉल्व जरूर कराएंगे आपको। देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2a, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2a का एक गुणनखंड x माइनस 2 हो तो a बराबर क्या होगा। यानी कि अगर हम x माइनस 2 रखेंगे तो शेष हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बात क्लियर हो गई ना। गुणनखंड x माइनस 2 है तो x माइनस 2 बराबर अगर 0 तो x बराबर 2। इस समीकरण में आप x बराबर 2 रख दीजिए तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। बताइए समझ में। देखिए, हमने आपको क्या बताया था कि ये गुणनखंड है, इसलिए शेषफल कितना बचेगा, 0। अगर ये गुणनखंड ना होता तो ये कुछ शेष छोड़ता, ठीक है ना, तब वो ये कहता कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2a में x माइनस 2 से भाग देने पर यदि इतना शेष बचता है तो a की वैल्यू बताइए। तो जो शेष बचता वो हम बराबर में यहां पे लिखते। मान ली कह देता कि इस समीकरण में x माइनस 2 से भाग देने पर 5 शेष बचता है तो p की वैल्यू, a की वैल्यू बताइए। तो हम क्या करते हैं, 0 की जगह 5 लिख देते, फिर हम वैल्यू निकाल लेते। उसने कहा कि इस समीकरण का एक गुणनखंड है x माइनस 2, गुणनखंड का मतलब एक फैक्टर है x माइनस 2, तो फैक्टर जब x माइनस 2 है इस समीकरण का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर हम x माइनस 2 से भाग देंगे तो हमें शेषफल मिलेगा 0, यानी कोई भी शेष नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने बराबर में 0 रख दिया। बताइए ना समझ में। अब आप देखो, x इज इक्वल टू 2 है, 2 की वैल्यू, x की वैल्यू हम इस समीकरण में अगर हम रख देते हैं तो x स्क्वायर का मतलब हो जाता है 4 माइनस 7 इंटू 2 हो जाएगा 14 प्लस 2a इज इक्वल टू 0। माइनस 14 प्लस 4 माइनस 10, माइनस 10 बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू प्लस 10, a इज इक्वल टू 5। आंसर। तो आपने देखा कि हमारा चूंकि आज प्रैक्टिस का पहला वीडियो है, तो आपने देखा कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कितनी अच्छी तरीके से, कितनी सरलता से, कितनी सहजता से क्वेश्चन हमारे लग रहे हैं। तो आगे जो भी प्रैक्टिस साइट पे आएंगे वीडियो, डेली हम कोशिश करेंगे कि 12, 15, 20 ऐसे क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके पास तक पहुंचे और प्रैक्टिस आप करिएगा। बहुत लंबा वीडियो हमारा होता नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत टाइम मिले उसमें अगर आप मान लीजिए आपको ये लग रहा है कि जो मान लीजिए आज के जो क्वेश्चन है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें बहुत आसान लग रहे होंगे, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि वीडियो पॉज कर देना चाहिए और क्वेश्चन लगाना शुरू करना चाहिए, अपने आंसर निकालना शुरू करना चाहिए। और जब आंसर आपके सारे क्वेश्चन निकल आए, फिर एक बार वीडियो फॉरवर्ड कर करके आंसर अपने मैच करा लीजिएगा। बस, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा वीडियो देखो और मतलब उसके अंदर ऐड आ रहा वो भी आप देखो, कुछ नहीं करना, आप केवल पढ़ाई करो, आपको कुछ नहीं करना है ना। बस आप लोगों का सहयोग बना रहेगा, चैनल चलता रहेगा, बाकी आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है।
कि आपको अगर 1 घंटे का वीडियो है तो पूरा देखना है। अपने काम की चीजें देखिए, हमारा काम है आपको पढ़ाना, हम उसमें बातें भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन जो चीजें आपको फिजूल लग रही है आप आगे बढ़ाते जाओ, पढ़ते चले जाओ। लग रहा वीडियो स्लो चल रहा, आप 1.25 स्पीड कर लो, उसकी 1.5 कर लो, 2 गुनी कर लो, इस तरीके से कर लो, लेकिन पूरा वीडियो जितनी काम की चीजें होती कवर जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नए वीडियो।